हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कैपेसिटर के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है या कंडक्टिव स्लैब है तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है। तो ये सब पढ़ना है हमको आज। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे हमारे पास ये लेट्स से कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है सॉरी। सो इस पे हमने एक छोटा सा सरफेस एज्यूम किया है, लेट्स से ये डी ए है ना। आपको पता है चार्जेस जो होते हैं, अगर मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि चार्जेस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कैपेसिटर की आउटर सरफेस पे, है ना। चार्जेस यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो ऐसे निकलेगी। एरिया वेक्टर रहेगा जो इसका वो ऐसे रहेगा, ठीक है ना। सो अगर हम गॉस लॉ का यूज करें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होता है वो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं लास्ट चैप्टर में। सो काफ़ी इजी रहता है, तो उसी के हिसाब से करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट डी ए कॉस थीटा, जो होगा क्यू बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी ए कॉस थीटा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो अगर छोटा सा चार्ज हम कर रहे हैं तो चलो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया इसका, जो हो जाएगा ई, एरिया हो जाएगा ए कॉस, कितना एंगल बन रहा है देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 क्यू बाय नॉट कॉस 0 इज 1, हो जाएगा ई डॉट ए इज इक्वल्स टू क्यू। अब हमें पता है ये चार्ज कैसा है, एरियल चार्ज डेंसिटी है, एरिया वाला, तो सिग्मा हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा होता है क्यू बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्यू बाय ए, है ना। यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, ए डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा सिग्मा ए। यहाँ पे हम क्यू की जगह सकते हैं सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज करके हम आगे कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फॉर्मूला के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए, और साथ साथ में हम लोग इसको यूज करेंगे डेरिवेशन निकालने के लिए, मतलब डेरिवेशन करने के लिए, ठीक है। तो नोट कर ले। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है ना, कोई भी बॉडी है कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है, इसके अंदर अगर कोई कैविटी है, कैविटी मतलब इसके अंदर कोई स्पेस है, खाली स्पेस, ठीक है। सो वो जो स्पेस है, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। ऐसा क्यों होता है ये हमने पहले देखा भी कंडक्टर केस में, बट ठीक है अगर इसको हम देखें एक बार तो बताया जो चार्जेस होते हैं वो कैविटी के अंदर से कहाँ चले जाएंगे, सरफेस पे, चार्जेस चले जाएंगे सरफेस पे। तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके अंदर 0, है ना। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। ये एक छोटा सा टर्म है जो कभी तक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या होता है, इन दिस फिनोमिना द कैविटी inside a conductor has electric field या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कैविटी में कितनी होती है 0। तो एक बस फिनोमिना है जो याद रखना है, टर्म है छोटा सा, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे किसी भी कैविटी में कितनी है 0। अगर इसे एग्जांपल देखें तो जैसे मान लीजिए कार है, आप लोग कार में अपने, ठीक है, कार में अगर बैठे हैं, ठीक है, दिस इज कार। तो कार के अंदर सब कभी ज़्यादा थंडरस्टॉर्म होता है, बिजली चमकती है, बिजली गिरती है ना। तो बोलते हैं ना बिजली जब चमके, तो अगर आप कहीं बाहर आउटसाइड एरिया में है, जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट या तो कहीं इस साइड में, तो आप पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमको कार के अंदर दरवाजा और खिड़की बंद करके बैठना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बिजली जब गिरेगी इसके ऊपर, है ना, तो वो कहाँ होगा, उसका जो चार्ज है वो बाहर से डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे अर्थ में चला जाएगा, यानी चार्जेस जो है कार के ऊपर गिरेगा, और कार के अंदर जो कैविटी होती है ना, जो कार के अंदर क्या है खाली जगह होती है, वो क्या रहेगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा उस चार्ज से। तो आप क्या रहेगा, सेफ रहेगी आप
उस कार के अंदर। तो इसलिए क्या है, इसका एक जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, क्या होता है पोलराइजेशन? देखो, सो हमारे पास बहुत टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के आधार पे हम बहुत सारे मटेरियल को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक मटेरियल होता है जिसके एटम्स जो होते हैं, उस मटेरियल के एटम्स या तो मॉलिक्यूल जो है उनके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो, जितने भी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस है सब किससे बने? एटम से बने, है ना। एटम्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो वैसे चार्जलेस होता है तो उसके बारे में बात करने का फायदा नहीं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हमारा मेजर कंसर्न है। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। सो हर एक एटम के पास उनका पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन उस एटम में उस न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, उस एटम के न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। अगर किसी भी एटम में प्रोटॉन जो है उससे इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं मूव नहीं कर सकता, वो प्रोटॉन ने उसको बांध के रखा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं उस सब्सटेंस के पास, तो हम उसको बोलते हैं वो हो जाएगा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते। कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। उसके इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इजीली मूव कर सकते हैं, है ना, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। तो उस केस में क्या होता है? ये बिजली कंडक्ट करते हैं, इसलिए हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। मगर बात रही इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बंधे होते हैं उनके प्रोटॉन से, ठीक है। तो उस केस में बिजली कंडक्ट करने वाला कोई होता नहीं है ना। तो वैसे ही सेम डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक बल्कि इंसुलेटर ही होता है। क्या होता है? इसके पास नो वैलेंस और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है बिजली कंडक्ट करने के लिए, यानी करंट कंडक्ट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, ठीक है। तो हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक जो होता है ये क्या है? एक टाइप का इंसुलेटर है ना। ये इट कैन नॉट कैरी करंट, ये बिजली तो कंडक्ट नहीं कर सकता, मगर इसके अंदर खासियत एक चीज की होती है कि ये चार्ज को अपने अंदर कैरी कर सकता है, चार्ज को ले सकता है ना। सो इट कैन कैरी या इट कैन स्टोर, कैन कैरी चार्ज। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। बिजली क्या होती है? करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी वो बात हो जाएगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है ना, चार्जेस के केस में। तो इलेक्ट्रॉन रुका हो, तो कोई भी सब्सटेंस जो चार्ज को कैरी कर सकता है ना, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे ग्लास, माइका, पैराफिन, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक ये होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो बिजली को कंडक्ट ना कर सके, चार्जेस को स्टोर कर सकता है ना। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम में न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते। अब दो तरीके का डाइलेक्ट्रिक होता है ना, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो जहां भी चार्जेस आते हैं, चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो वहाँ पे उनके अंदर डाइपोल मूवमेंट होता है। ये हमने पढ़ा है पहले भी, है ना, पिछले चैप्टर में डाइपोल होता है डाइपोल मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे पॉलर की बात करें, जैसे हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन फ्लोराइड का, है ना, जैसे HCl का, ठीक है। तो इनके जो चार्जेस होते हैं वो हल्का सा शिफ्ट होते हैं एक तरफ के। ये पोलराइजेशन वाला टर्म नहीं है जो हमने पढ़ा था लाइट वाले उसमें, ऑप्टिकल पोलराइजेशन, वो नहीं है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे पोलैरिटी में बात होती है, चार्जेस के टर्म में बात होती है। देखो होता क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, देखो हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये लोग इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर रहते हैं। मगर फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे इसकी तरफ, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसकी तरफ है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा फ्लोरीन के पास है, और इसके पास हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है ना। तो जब चार्जेस आ गया +Q -Q, इनके बीच में छोटा सा डिस्टेंस आ गया 2a, है ना। तो जब चार्जेस थोड़ा सा डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो उनके पास क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ पे देखो हम बोल सकते हैं इनका डाइपोल मोमेंट होगा p = 2a × q, ठीक है, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। सेम HCl में होगा और सेम अदर मॉलिक्यूल जैसे पानी है H2O, है ना, उन सब केस में क्या होता है? उनके केसेस में चार्जेस जो होते हैं वो हल्का सा डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। मगर नॉन पोलर केस में, जैसे एग्जांपल ले लें अगर N2CO2, है ना, इन सब केस में क्या होता है? जैसे नाइट्रोजन है, अब दोनों ही क्या है? सेम टाइप ऑफ मटेरियल है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो देखो इनके इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली शेयर हो रहते हैं। अब क्योंकि दोनों ही सेम है
है ना। तो इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा नहीं, अब जब कोई खींचेगा नहीं तो यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो कोई पोलैरिटी नहीं होती, जब पोलैरिटी नहीं होती तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, है ना। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम देखें एटॉमिक लेवल पे तो इनका जो प्रोटॉन है और जो इनका इलेक्ट्रॉन है ना, इनका सेंटर कोइंसाइड करता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये कोइंसाइड करता रहता है। अब कोइंसाइड मतलब ये जो साथ में रहता है, रिसाइड करता है एक साथ, है ना। ऐसा क्यों, देखो जैसे हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हल्का सा खींच जाता है इधर, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है और हाइड्रोजन और के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है फ्लोरीन, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, जहाँ पे डिस्टेंस होगा वहाँ डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डिस्टेंस, इसको 2a छोड़ो, एक छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं d, तो d इंटू क्यू, ये डिस्टेंस इंटू चार्ज, ये होता है डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, दो चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, उनके बीच में डिस्टेंस है, तो डायपोल मोमेंट है। मगर यहाँ पे देखो इस केस में चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि इनका सेंटर जो है कोइंसाइड करता है, तो इनके सेंटर से सेंटर में कुछ कितना डिस्टेंस है, तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें एटॉमिक लेवल पे तो एक्चुअली में क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है बीच में, न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का अगर हम ओरिएंटेशन देखें और न्यूक्लियस का ओरिएंटेशन देखें, यानी उनका पोजीशंस देखें, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। अगर उनके बीच में डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू चार्ज। अब डिस्टेंस कितना हो गया, जीरो, तो डायपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो। तो हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में डायपोल मोमेंट नहीं होता, नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है इनका, जीरो। मगर पोलर के केस में कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है। मगर अगर हम पूरा का पूरा एक सब्सटेंस कंसीडर करें, पूरा का पूरा एक सब्सटेंस कंसीडर करें, तो उसमें नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों होता है वो हम देखेंगे आगे, है ना। सो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंसुलेटर की तरह होते हैं, है ना, इंसुलेटर ही होते हैं बल्कि। इनमें क्या होता है, इनमें एक काबिलियत होती है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बंधे होते हैं इनके प्रोटॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन इनके पास फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, मगर ये चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो इसका यूज होता है कैपेसिटर के बीच में हम इसको रख के कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं कैपेसिटर के, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक दो तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर क्या होता है, जिनमें पोलैरिटी होती है, चार्जेस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है ना, उनके बीच में डायपोल मोमेंट होता है उनका खुद का, उनके सेंटर एक दूसरे से थोड़ा दूर रहते हैं। नॉन पोलर में क्या होता है, उनके सेंटर कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, है ना, उनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती क्योंकि चार्जेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। और इसके बाद क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल से कुछ तो याद रखना है, इसका यूजेस करेंगे, इसका यूज है आगे, ठीक है, तो इतना लिख लें, फिर आगे बताते हैं पोलराइजेशन। अब इसके बाद आता है पोलराइजेशन, क्या होता है समझते हैं, पोलराइजेशन। तो देखो डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही थी, तो डाइलेक्ट्रिक से एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये पोलर है कि नॉन पोलर बाद में देखेंगे, पहले कोई नॉर्मल सब्सटेंस है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं पोलर है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। सो अगर हम देखें डायपोल पोलर डाइलेक्ट्रिक जो डायपोल होता है उसके अंदर नेट डायपोल मोमेंट होता है, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है। तो जैसे अगर इसका एक छोटा सा सैंपल हम कंसीडर करें, इतना छोटा सैंपल इस डाइलेक्ट्रिक का, तो इसमें देखो जो डायपोल जो इसमें एटम्स होंगे वो ऐसे ओरिएंटेड होंगे कि उनका डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, किसी का ऐसा होगा, किसी का ऐसा होगा, किसी का ऐसा होगा, किसी का ऐसा होगा। तो यानी ये लोग रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, इनका किसी का डायपोल मोमेंट इधर होगा, किसी का इधर, किसी का नीचे, किसी का ऊपर, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, थ्री डायमेंशन में कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो अगर हम नेट डायपोल मोमेंट की बात करें, नेट डायपोल मोमेंट कोई ऊपर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो अगर हम नेट डायपोल मोमेंट की बात करें तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। देखो कितना हो जाएगा, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो, है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो। मगर अगर हम बात करें इसको एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको अगर हम डालें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम डाइलेक्ट्रिक के साथ। अब देखो, अब क्योंकि वही सैंपल लेते हैं, अब देखो एक छोटा सा दो तीन डायपोल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एक डायपोल इधर था, एक डायपोल का ओरिएंटेशन इधर था, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब डायपोल में क्या होता है, चार्जेस होते हैं, है ना, डायपोल में क्या होता है, चार्जेस होते हैं। तो ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, लेट्स सी अलाइंड, और ये माइनस क्यू चार्जेस है, ठीक है। तो ये है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉजिटिव एंड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से चलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से तरफ से आ रही है, नेगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पॉजिटिव एंड है ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव एंड उस तरफ अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। देखो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, ओरिएंट हो जाएंगे किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। ये घूम के, जैसे ये है डायपोल, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे घूम के अपने आप ही ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है। मगर क्योंकि अब हमको पता है डाइलेक्ट्रिक्स में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखता है ना, तो इतना इजी नहीं होता कि हम बस इलेक्ट्रिक फील्ड डालें और वो अपना घूम गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंसिटी का डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी, उस पर डिपेंड करता है ना। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो
ओरिएंटेशन बढ़ते जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, देखो पहले थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पहले छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक डायपोल को हम कंसिडर करके समझते हैं, ये डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले छोटी सी थी, तो ये हल्का सा ऐसे घूम गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा देंगे तो हल्का सा और घूम जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा देंगे हल्का सा घूम जाएगा। मान लो हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना डाल दी, तो ये एकदम ऐसे घूम जाएगा, है ना, ऐसे घूम गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना निकल के ओरिएंट हो जाता है इस तरफ, ठीक है। मान लो एक टर्म है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसका मतलब क्या है कि हमने इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी, हमने इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल आया। यानी अब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बंधा नहीं है, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो जो इंसुलेटर था या वो डाइलेक्ट्रिक था, वो क्या बन गया, वो बन गया अब एक प्योर कंडक्टर। अब देखो क्योंकि इसका फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर किसी भी इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए अपने एटम से, है ना। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव तरफ। मान सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये भाग किसी तरफ आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। चलो अभी इसकी बात नहीं करते हैं, सिंपल सा जो पार्ट है वही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाला और देखो डाइपोल ये नेगेटिव चार्ज है या ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव तरफ जा रहे हैं तो ये हल्का सा खिसक गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई और खिसक गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, देखो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं और खिसक गया, एंड फाइनली वो ओरिएंट हो गया डायरेक्शन। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, है ना, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। तो हम पोलराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज नेट, इट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ सैंपल पर यूनिट वॉल्यूम। देखो अब हमने इतना छोटा सा वॉल्यूम लिया था, इतना छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर किया डीवी, तो इसमें कितना डाइपोल मोमेंट हो रहा है, लेट्स से पी। कैसे पता, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डिस्टेंस, मान उसके बीच में डिस्टेंस जो है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है डी, सो डी, और इनका चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड है क्यू, तो डाइपोल मोमेंट आ गया यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट आ गया, यानी यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस है उसका डाइपोल मोमेंट हमने निकाल लिया, है ना, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो एक छोटे से यूनिट डायमेंशन का हमको वो क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो जैसे हम अगर हमें अपने बॉडी में ब्लड टेस्ट करवानी होती है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मतलब छोटे से अमाउंट ऑफ खून निकलवाते हैं, 10 ml या 5 ml जितना भी निकलवा लिया हमने, तो खून निकलवा लिया। अब उसी टेस्टिंग होती है, मान लो हमारे 10 ml खून में लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं, इतना नॉलेज तो है नहीं बायोलॉजी की, बट स्टिल अगर थोड़ी सी बात करें तो लेट्स से 2000 प्लेटलेट्स निकलते हैं, ठीक है, 10 ml खून में 2000 प्लेटलेट्स निकलते हैं, है ना। इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 ml से, तो अगर हम डिवाइड कर देंगे 10 ml से 2000 प्लेटलेट्स पर 10 ml, कितना बचा बना 200, यानी हमारे 1 ml प्लेटलेट्स में कितना, एक ml ब्लड में कितना प्लेटलेट्स है, 200। इस तरह देखो हमने यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल लिया, जैसे हम अपने ब्लड लिए, उसमें हमने निकाला डाइपोल मोमेंट, जितना भी आया उसको उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक यूनिट, इसको हम बोलते हैं यूनिट डायरेक्ट पोलराइजेशन का हमारा वो आ जाएगा, यूनिट पोलराइजेशन, यानी एक छोटे से वॉल्यूम में, एकदम छोटे से वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन होगा, फिर हम उसको पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा नेट पोलराइजेशन आ जाएगा, यानी नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं, हमने निकाला फॉर एग्जांपल हमारे 1 ml खून में 200 प्लेटलेट्स हैं, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करें हमारे फॉर एग्जाम्पल बॉडी में 7 लीटर खून है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 को, यानी जाएगा 14, अच्छा ml में, तो उसको लीटर में चेंज करेंगे, ml में 7000 ml, तो जाएगा 7000 इंटू 2000, जाएगा 14 लाख प्लेटलेट्स। इतना होता है कि नहीं होता पता नहीं, बट स्टिल हम निकाल लिए ना। तो इस तरह हम यहाँ पे पोलराइजेशन के केस में करते हैं, यहाँ हम छोटा सा सैंपल कंसीडर करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, फिर जो आता है वो हमारा यूनिट पोलराइजेशन आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पोलराइजेशन का, इसको हम कैपिटल पी से नोट करते हैं, कैपिटल पी हो जाएगा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, हो जाएगा पोलराइजेशन, ठीक है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब दूसरी बात, इसको एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। अभी बताओ पोलराइजेशन यानी कितना वो पोलराइज हो गए हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले छोटी सी थी तो हल्का सा मूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बढ़ा दिया तो और ज़्यादा ओरिएंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया और ज़्यादा ओरिएंट हो गया। जैसे ये पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे, ऐसे कोई ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई देखो ये ऐसे ओरिएंट हो गए सारी की सारी, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। देखो सबके सब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, यानी एक ही डायरेक्शन में सेट हो गए, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डालने की वजह से। यानी हम जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए वैसे वैसे ओरिएंटेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं पोलराइजेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना।
जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन को हम लिख सकते हैं सॉरी पोलराइजेशन इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब प्रोपोर्शनलिटी हटा देते तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूला किसके लिए, पोलराइजेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को आगे यूज होगी। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है, आता भी नहीं है, तो उसके बारे में हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं जो जो काम की चीज़ें। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम डिनोट करते हैं के से, यानी जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, जो भी डाइलेक्ट्रिक है। अब सारे डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट डिफरेंट नेचर की होती हैं, है ना। अब जैसे मान लो ग्लास है, वुड है, कंडक्टर है, सबके सब अपना अपना खुद का नेचर होता है। सबके अंदर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करने का नेचर भी उनका डिफरेंट डिफरेंट होता है। यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में तुरंत ओरिएंट कर लेता है, जैसे हमारा कंडक्टर है, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत अपने हिसाब से ओरिएंट हो जाएंगे जल्दी से। कुछ होते हैं बहुत धीरे 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 होते हैं, कुछ होते हैं एकदम आराम से होते हैं, कुछ होते हैं तेज हो जाते हैं। तो ये कौन बताता है, डायरेक्टिव कांस्टेंट। जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बड़ा होगा वो उतना इजीली ओरिएंट कर जाएगा, है ना। तो डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ये एक्सटर्नल आउटर, ई आउटर यानी आउटर जो हम लगा रहे हैं बाहर से, हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है ई जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। जैसे हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डेवलप हो रही है डाइपोल के अंदर, उनकी चार्ज के ओरिएंटेशन की वजह से। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई मीडियम है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, है ना। तो इसमें जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब मान लो प्लस क्यू चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज था, है ना। तो माइनस क्यू थोड़ा सा इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव तरफ में, और प्लस क्यू थोड़ा दूर जाएगा, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। थोड़ा सा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा, जब एक दूसरे से थोड़ा दूर जाएंगे तो इनके अंदर खुद की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो प्लस क्यू, मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस चार्ज था इधर, ऐसे लिखते हैं माइनस प्लस के टर्म में। यहाँ माइनस चार्ज आ गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। माइनस चार्ज किस तरफ आएगा, प्लस की तरफ, प्लस चार्ज की तरफ आएगा माइनस। जैसे एग्जाम्पल है ना HCl का, HCl क्या होता है प्लस, क्लोरीन होता है माइनस। अब क्लोरीन किधर है, माइनस है, तो प्लस की तरफ जाएगा, ऐसे सेट हो जाएगा प्लस की तरफ, और जो H है वो कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ, है ना, इधर सेट हो जाएगा। अब देखो क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस चार्ज है तो इनके अंदर खुद की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। देखो उनकी स्टार्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनना, ये प्लस चार्ज इधर आगे, माइनस चार्ज इधर आगे, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अब देखो ये जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। जो अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो है ई इनसाइड, या ई बोल दो, है ना। सो अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन बताता है वो कौन बताता है, डाइलेक्ट्रिक। जितना ज़्यादा अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा, यानी जितना ज़्यादा वो कंडक्टर से बिहेव करेगा उतना ज़्यादा दूर जाएगा, उतनी ज़्यादा इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना। जितना कम दूर जाएगा उतना ही ई छोटा होगा। तो कौन बताता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है ई नॉट बाय ई। के का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1 बाय ससेप्टिबिलिटी। ये दो फॉर्मूला है जो हमको यूज़ करना है, ये 4-5 फॉर्मूला है जो हमको दिमाग में रखना है, आगे यूज़ होगा, ठीक है। तो बस इतना ही है, नोट कर लें चाहे तो। इसके बाद आता है कैपेसिटर, ठीक है। इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस से। कैपेसिटर इज अ डिवाइस जो कि स्टोर करता है चार्ज को, सिंपल है। कोई भी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे कैपेसिटर का यूजेस है आपके कैमरा में, फ्लैश लाइट जो जलती है उसकी पावर, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, तो उसको पावर सप्लाई करने के लिए कैपेसिटर पावर देता है। इसके सिवाय मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर है, फैन है, कूलर है ना। तो ये सब जगह में क्या है, ये सब में जगह यूज होता है कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस को अगर हम देखें तो अगर पहले समझने की कोशिश करें, तो कैपेसिटर क्या होता है, ये ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है ना, चार्ज को स्टोर करता है। तो अगर हम देखें चार्ज जो है ये डायरेक्ट पोर्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस की। जैसे जैसे चार्ज अगर हम समझें इसको, तो फॉर एग्जांपल देखो हम लोग के सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे, और बाकी और नहीं है तो नहीं पढ़ना हमको। जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, वो तो हमको नहीं पढ़ना। देखो यहाँ पर एक प्लेट थी, है ना, उसमें हम चार्ज स्टोर करा रहे हैं। मान लो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो प्लस चार्ज को स्टोर कराएं, तो यहाँ प्लस चार्ज स्टोर होगा, तो देखो क्या होगा, चार्जेस जैसे स्टोर होते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बढ़ते जाएगा। पोटेंशियल और चार्ज को हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे और चार्ज स्टोर होगा नहीं, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी स्टोर है। अगर हम और पॉजिटिव ला रहे हैं तो सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस हैं, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो और चार्जेस लाने के लिए हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हमने ये दूसरी प्लेट लाई डी डिस्टेंस पे, दूसरी प्लेट इंट्रोड्यूस की डी डिस्टेंस पे, है ना। तो क्या होगा, अब यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा, जितने भी नेगेटिव चार्ज है उस तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हल्का सा नेगेटिव तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज है
वो नेगेटिव तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है, नेगेटिव तरफ शिफ्ट हो गए, यहाँ पे और जगह स्पेस खाली हो गई है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अब मैं और चार्ज स्टोर करा दिया है ना, और चार्ज स्टोर करा दिया, फिर फर्दर चार्ज स्टोर कराने के क्या होगा, फिर वापस से पोटेंशियल डिफरेंस राइज कर गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज को हल्का सा पॉजिटिव चार्ज इधर भी खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको अर्थिंग कर दिया, ये सारे चार्जेस ड्रेन आउट हो गए, बाहर चले गए, अर्थ में चले गए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन बचा, नेगेटिव चार्ज, तो ये और स्ट्रांगली खींचेंगे पॉजिटिव चार्ज को, और जगह खाली होगी और चार्ज को स्टोर करा सकते हैं। तो यही फिनोमिना है, हम देख रहे हैं कि चार्जेस जो है जैसे जैसे हम स्टोर कर रहे हैं, जितना ज़्यादा चार्जेस बढ़ रहा है उतने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है ना। अब देखो, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते हैं तो कॉन्स्टेंट आ जाता है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी बी, है ना, कैपेसिटेंस यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो अगर हम कैपेसिटेंस बताएं सी कितना हो जाएगा, ये वी इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में क्यू बाय वी, ये होता है कैपेसिटेंस, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर large amount of charge in small space, यानी कितनी कम से कम जगह में कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा उतनी अच्छा वो कैपेसिटर है, या उतना अच्छा उसका कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी। अगर इसके साइन रूट की बात करें, साइन रूट क्या होता है कि चार्ज की होती है कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, तो हम बोलते हैं कूलम पर वोल्ट, या अगर एक सिंपल एसआई यूनिट की बात करें तो होती है फैराड, हम कैपेसिटेंस नापते हैं फैराड में, मगर फैराड क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट हो गई तो इसलिए माइक्रो फैराड नैनो फैराड में भी टर्म में इसको नापते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस है ना। अब अगर हम बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर हो गया ना, ये होता है कैपेसिटेंस, क्या होता है क्यू बाय वी, है ना। इसको अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन इस टर्म में भी, इसके डेफिनेशन टर्म में भी, कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइंड एस, कैपेसिटेंस को हम इस फॉर्मूले के टर्म में लिखा सकते हैं, क्या होगा, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड टू द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड across द प्लेट्स। तो इस टर्म में भी हम इसको रखते हैं, तो दोनों ही डेफिनेशन सही है ना, वो जनरल डेफिनेशन है और ये फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये होता है कैपेसिटेंस, हमको ये मेन फॉर्मूला याद रखना है, ये ज़्यादा जरूरी है। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल, तो हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस समझ में आ गया, तो हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम कैसे करता है, बता ही चुके हैं, दो प्लेट्स होती है, चार्ज स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे चार्जेस डालते हैं, चार्जेस बढ़ जाता है तो यहाँ पे इंडक्शन होता है, दूसरी प्लेट इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि इसका क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, और चार्ज स्टोर कराते हैं, फिर इसके चार्ज को ग्राउंड कर देते हैं, जिससे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, तो हम और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे हम जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करा सके उतने ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, है ना। तो लेट से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट्स हैं, है ना, पैरेलल लगी है, एक प्लेट की एक प्लेट की है ना, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है डी, इनके बीच का डिस्टेंस है डी, इन प्लेट्स का एरिया है ए, लेट से इन प्लेट्स का एरिया है ए, है ना, इनमें जो चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं वो है क्यू, ठीक है। तो लिख सकते हैं कंसिडर टू प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ डी, डी डिस्टेंस सेपरेट सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके अंदर, देखो पहली बात तो कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस सी कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस अभी हम थोड़े पहले निकाला है क्यू बाय बी, चार्ज बाय पोटेंशियल, चार्ज तुमको पता है क्यू है, ठीक है, लेट से बड़ा क्यू, कैपिटल क्यू ले लो, चार्ज कैपिटल क्यू है, पोटेंशियल नहीं पता हमको निकालना पड़ेगा, तो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड across the
प्लेट्स कितनी हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था किसी भी कंडक्टर के केस में, क्योंकि ये प्लेट्स हैं मेटल की, है ना, तो ये क्या है कंडक्टर है। कंडक्टर केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी हम थोड़ी देर पहले इसका डेरिवेशन किया है कि पहली इक्वेशन बनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम। हमको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द प्लेट्स के आसपास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है dV बाय dr, है ना, लास्ट वीडियो हमने निकाला था E होता है dV बाय dr। तो यहाँ पे dr क्या होता है डिस्टेंस, dV होता है पोटेंशियल, है ना, यहाँ V होता है पोटेंशियल और dr होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे प्लेट्स के बीच का d हो जाएगा d, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से दोनों इक्वेशन को देखो, हमारा मेन एम क्या है कैपेसिटेंस निकालना। कैपेसिटेंस के लिए हमको चार्ज पता है V निकालना है, हम यहाँ से V निकालना है हमको, तो दोनों इक्वेशन में देखो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा V बाय डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा V बाय डी। यहाँ से V कितना हो जाएगा सिग्मा, ये D ऊपर से जाएगा बाय सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ सही है ना। सी आ गया हमारे पास सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट। सी आगे हम देखें सिग्मा को हम चेंज कर सकते हैं चाहे तो। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है एरिया चार्ज डेंसिटी, तो होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, है ना। यहाँ क्यू कैपिटल क्यू हमने लिया है तो कैपिटल क्यू बाय ए सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। हम सिग्मा की जगह चाहे तो सकते क्यू बाय क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। देखो हमने कुछ नहीं किया, डी और एप्सिलॉन वैसे ही था, बस क्यू सिग्मा की जगह रख दिया क्यू बाय ए। अब देखो ये इक्वेशन मिल गई, इसको हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी कैपेसिटेंस जो है वो है सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। वी निकाला है हमने, वी कितना है क्यू, क्यू ऊपर क्यू है, वी कितना है क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यू से क्यू कट गया, ये डिवाइड की डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ये बन जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है तो फॉर्मूला होता है ए एरिया ऑफ प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उसके बीच में कौन सा मीडियम है, और डी क्या है सॉरी डी है डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेट्स, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ पूछ लेता है एग्जाम में, तो ग्राफ बनाएं कैपेसिटेंस का और एरिया का, कैपेसिटेंस का और एरिया का। तो कैपेसिटेंस देखो एरिया बढ़ाएंगे हम कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे एरिया अगर हम ऊपर इंक्रीज करेंगे तो ये टर्म पूरा इंक्रीज होगी और कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो अगर हम एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो मान लो एग्जांपल लेकर एरिया 1 करेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो 1 टाइम्स, एरिया को 2 करेंगे कैपेसिटेंस 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, एरिया को 3 करेंगे कैपेसिटेंस 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यानी इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा है, देखो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 एंड सो। अगर इसको हम जोड़े तो क्या बन रहा है ग्राफ। तो ये नहीं बनाना हमको एग्जाम में, हमको सिर्फ इतना ही बनाना है। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने से एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम होगा, तो डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे इधर, डिस्टेंस कैपेसिटेंस तो ग्राफ ऐसा बनेगा। कैपेसिटेंस डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस देखो कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, नोट करिए। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब, सो अगर हम लोग जो पैरेलल प्लेट्स है कैपेसिटर की उनके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दें, तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट है, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट्स है, इनके बीच में मान लो हमने एक ये कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, ठीक है। कंडक्टिंग स्लैब यानी कंडक्टर की बनी हुई स्लैब, ठीक है। तो देखो दोनों कैपेसिटर का एरिया ए है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है। इस प्लेट का जो थिकनेस है कंडक्टिंग स्लैब का टी है, ठीक है। चार्जेस स्टोर किए हैं, लेट्स से कैपिटल क्यू अगेन, है ना, प्लेट्स पे। सो कितना होगा कैपेसिटेंस, तो ऊपर लिखने वाला तो लिख ही सकते हैं, लेट अस कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द प्लेट एरिया ए, लिख लेते हैं, कंसीडर पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट्स एरिया ए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एस बी, द स्लैब कंडक्टिंग स्लैब of thickness T is introduced। अगर T थिकनेस की एक स्लैब हमने इसमें इंट्रोड्यूस की तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो हाँ बताएं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, जो जो चीज़ें हैं लॉजिक हम लगाएंगे और देखते क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस C होता है Q बाय A, Q बाय V, है ना। कैपेसिटेंस होता है Q बाय V, ठीक है। अब देखो Q हमको पता है चार्ज कितना स्टोर है, V निकालना है इसका। V क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे जैसे हमने लास्ट में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाएगी यहाँ तक मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में अप्लाई हो रही है, डी रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है डी रीजन में, मगर हमको पता है किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस रीजन में, अगर हम इस रीजन में देखें तो इस रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, जीरो। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो कोई होगी नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, सिर्फ इतने रीजन में से इतने रीजन को माइनस कर दो। मान लो ये पूरा का पूरा 5 मीटर है, 2 मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कितने मीटर में, 5 माइनस 2 3, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डी माइनस टी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में है, डी, पूरा स्लैब के बीच में डिस्टेंस डी है और इसे थिकनेस को माइनस कर दो, इसको हटा दो, तो डी माइनस टी में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई इज इक्वल टू होता है बी बाय डिस्टेंस, है ना, देखा था ना डी वी बाय डी आर, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल तो वी है, डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस पे लग रही है, डी माइनस टी पे लग रही है, हाँ डी माइनस टी पे लग रही है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से हम चाहे तो निकाल सकते हैं, चलो अच्छा दूसरा निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आउटसाइड, या तो ओवर द प्लेट्स, प्लेट्स पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं वी निकालना है हमको, वी निकाल के यहाँ डालना है, तो वी फर्स्ट इक्वेशन 1 और 2 से हम निकाल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी बाय डी माइनस टी कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ये डी माइनस टी डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में डी माइनस टी, ठीक है। तो ये भी आ गया नेट पोटेंशियल, है ना। अब वी आ गया, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है क्यू बाय ए, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट नीचे वैसे ही है और कहाँ तक करे, डी माइनस टी, निकल गया डी। अब डाल दो यहाँ पे, सो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, क्यू बाई वी कितना है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, क्यू से क्यू कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये बन गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। तो हम देख सकते हैं कैपेसिटेंस जो है ये कहाँ जो है, सेम वही फॉर्मूला ए एप्सिलॉन बाय डी, बस यहाँ पे क्या है, थिकनेस जितना भी होगी स्लैब की उसको माइनस कर देंगे अगर हम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस, है ना। तो कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है कैपेसिटर का, ठीक है, एज कम्पेयर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नोट करना चाहिए, कर सकते हैं। तो इसके बाद अगली हेडिंग जो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैसा होगा। तो वही सेम चीज, मेथड तो पता ही है, फॉलो करना है बस। तो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स है एरिया ए की,
ए एरिया की है, उनके बीच में डिस्टेंस टी है, इसमें एक हमने दूसरी स्लैब डाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस टी है ना, चार्ज क्यू स्टोर कर रहे हैं इस पर, ठीक है। तो क्या होगा कैपेसिटेंस, अब लिखने वाला तो लिख ही सकते हो, वही सेम चीज, कंडक्टिंग स्लैब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस हम चीज़ें निकालते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, है ना, कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी, क्यों पता है वी निकालना है, निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चलो निकालते हैं। तो देखो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, यहाँ चार्जेस है ना, यहाँ चार्जेस है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, कहाँ तक लग रही है, ई नॉट लग रही है। देखो इतने रीजन में डी से टी हटा दो, और देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लग रही है वो दूसरी है, अंदर वाली दूसरी है। जो डाइलेक्ट्रिक में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है अंदर, पढ़ा था ना हमने, तो बाहर वाली कितनी होगी, डी माइनस टी रीजन तक लग रही है, डी माइनस टी। देखो समझाते हैं, तो यहाँ हमारे पास स्लैब, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास स्लैब है, ये प्लेट्स है, ये स्लैब है, यहाँ चार्जेस होता है, यहाँ पे भी चार्जेस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। ये आउटसाइड जो प्लेट्स के स्लैब के डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी, देखो कितने रीजन में लग रही है, मान लो ये रीजन है 5 मीटर का, ये रीजन है 3 मीटर का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक लग रही है, 5, ये इसमें तो लग नहीं रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी होगी, वो भी आगे हम समझेंगे कितनी होगी, बस अभी फिलहाल बाहर कितनी लग रही है, 5 माइनस 3, यानी एक, मान लो ये एक ये, तो कहाँ तक लग रही है, 5 माइनस 3 यानी 1 प्लस 1 2, सिर्फ 2 रीजन में, 2 मीटर में ये लग रही है, 5 मीटर में से 3 मीटर माइनस किया 2 रीजन में। तो आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है, ई नॉट, मान लो ये वाला रीजन जो है 5 मीटर को हम बोलते हैं डी, और ये जो होता है ये होता है टी। तो कहाँ तक लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी माइनस टी रीजन तक, है ना। अब इनसाइड में कितनी लग रही है, इनसाइड वाली जो लग रही है इसको हम बोल देते हैं ई इनसाइड, या तो ई डाइलेक्ट्रिक, ई डाइलेक्ट्रिक वाली कहाँ लगेगी, सिर्फ टी रीजन में, प्लस ई डाइलेक्ट्रिक वाली कहाँ लगेगी, सिर्फ टी रीजन में, सिर्फ टी रीजन। अब देखो हमको बताया कंडक्टिंग स्लैब होता है ये, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 0, मगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में हमने पढ़ा है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, वो उतना ज़्यादा अलाइन नहीं करते, उनके बीच में छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बस, बहुत ज़्यादा, मान लो इतना इलेक्ट्रिक, इतना अलाइन करके, ठीक है, इतना अलाइन किए, तो इनके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थोड़ी सी है। अब एक्सटर्नल वाली ज़्यादा है, इंटरनल वाली थोड़ी कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रहेगी, 0 नहीं होगी, ठीक है। मान लो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है 10 न्यूटन पर कूलम, अंदर से लग रही है 5 न्यूटन पर कूलम, नेट कितनी होगी यार, अंदर जो लग रही है वो है 4 न्यूटन पर कूलम, तो बाहर लगी 10, अंदर लगी 4, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, जो नेट की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इनसाइड 10 स्लैब कितनी हो जाएगी, देखो ये 10 वाली कहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन ऐसी, अभी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव तरफ आएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दूसरे को काट देगी, तो कितना आएगा 10, इसकी डायरेक्शन उल्टी, तो 10 माइनस 4 6, तो 6 ही बचेगी अंदर। तो हम कैसे निकाल रहे हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर वाले को माइनस कर रहे हैं, और कितने रीजन में लग रही है टी, तो ये इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ना, इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो अगर हम डिस्टेंस देखें तो इतने डिस्टेंस पे लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ठीक है। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू वी बाय, कितना डिस्टेंस है ये, देखो V बाय L होता है, V बाय R होता है, E इज इक्वल्स टू V बाय R होता है। यहाँ से V अगर हम निकालें V हो जाएगा E इंटू आर, ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो E इंटू आर अभी हमने निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बाहर वाली E नॉट D माइनस टी तक प्लस अंदर वाली E टी तक, तो जाएगा E नॉट मतलब बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डी माइनस टी, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम फॉर्मूला, के इज इक्वल टू क्या होता है, ई आउटसाइड बाय ई इनसाइड, ठीक है। यहाँ से ई इनसाइड कितना हो जाएगा, ई आउटसाइड बाय के, ठीक है। देखो ये इधर गया, इधर आ गया, तो ये हो जाएगा ई आउटसाइड बाय के। ऐसा हमने इसलिए किया कि देखो ई आउटसाइड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाए, ताकि हम कॉन्स्टेंट कॉमन लेके बाहर निकाल लें। तो ये हो जाएगा ई आउटसाइड बाहर आ गए, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये दोनों बाहर आ गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के बच गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा कितना होता है, क्यू चार्ज अपॉन एरिया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी बाई के।
है ना, इतना निकाल लिया। अब इसको यहाँ से पोटेंशियल मिल गया अभी, इसको रख देना यहाँ पे। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा क्यू बाय वी। वी कितना है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी प्लस टी बाय की। तो क्यू से क्यू कट गया, सी आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाय की। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो जाता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो कैपेसिटेंस इतना हो जाता है। ठीक है, इसका एक जनरल फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है। जनरल फॉर्मूला, जब मान लो आपको थिकनेस ना दिया हो, डिस्टेंस ना दिया हो, एरिया ना दिया हो, एक जनरल फॉर्म होता है कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस वो कितना हो जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है के टाइम्स, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नेट कैपेसिटेंस। यानी जो कैपेसिटेंस होगा नेट कैपेसिटेंस, ये हम बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। यानी अगर हम कैपेसिटेंस निकालें डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो मान लो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब डली है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा के टाइम्स किसके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। तो जितना कैपेसिटेंस पहले था, पहले मान लो स्लैब हमारी ऐसे थी नॉर्मल, तो ये हमारे प्लेट्स है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। इसमें अगर हमने जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो उसका कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, के टाइम्स पुराने वाले कैपेसिटेंस के। तो याद रखना है ये फॉर्मूला यूज होता है, कभी जनरल फॉर्मूला है कि क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस जो होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का वो बढ़ जाता है के टाइम्स किसका, नॉर्मल कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो नोट कर लें। तो इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर एक दो देखने के लिए। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 2.5। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। तो देखो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, यानी इसके बीच में एयर है, एयर है मतलब कुछ नहीं है ना, एयर है कुछ नहीं है इसके सिवाय। ठीक है, सो इसका कैपेसिटेंस जो आया है वो आया है 8 पिकोफैराड। 8 पिकोफैराड, पिको इज 10 की पावर -12, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 8 × 10 की पावर -12 फैराड। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस दिया है इसका। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो बोल रहा है इस प्लेट के पीछे जो डिस्टेंस डी था उसको अब आधा कर दें, इसको अगर हम आधा कर दें, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड बाय द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। बोल रहे और इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दें, एक सब्सटेंस डाल दें, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6, तो के की वैल्यू 6 है। तो बोलता है इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो देखो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी जिस टाइम एयर थी, है ना, जिस टाइम एयर थी उस टाइम कैपेसिटेंस कितना था, सी था 8 पिकोफैराड, 8 पिकोफैराड, जो कि होता है कैपेसिटेंस विदाउट एनीथिंग। क्या होता है फॉर्मूला, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये फॉर्मूला होता है ना। और अब क्या है, इसके बीच में डायरेक्टली कांस्टेंट डाल दिया, कैपेसिटेंस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद और डिस्टेंस आधा करने के बाद कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस देखो फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मतलब हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि कैपेसिटेंस कितना होता है सी। अगर इसको हम लिखें कैपेसिटेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना होगा, के इंटू सी। पुरानी कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर तो मिल जाता है नया कैपेसिटेंस। अब देखो यहाँ पे के सी क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। अब यहाँ पे देखो डी जो है डिस्टेंस को उन्होंने आधा कर दिया है ना, डिस्टेंस को आधा कर दिया है, यहाँ पे हो जाएगा नया फॉर्मूला के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बाय 2, डिस्टेंस आधा हो गया। अब डी बाय 2 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। तो हम लिख सकते हैं नया कैपेसिटेंस 2 इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है पुराना कैपेसिटेंस, तो 2 के सी, तो ये जाएगा 2 इंटू के कितना दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इंटू सी पुराना कैपेसिटेंस कितना था 8 पिकोफैराड, यानी 8 इंटू 10 की पावर -12 फैराड। तो जाएगा 2 6 12, 12 इंटू 8 96, तो जाएगा 96 पिको फैराड, या तो हम लिख सकते हैं 96 इंटू 10 की पावर -12 फैराड। तो ये आ गया कैपेसिटर। देखो ये वाला जनरल फॉर्मूला था जब हमने यूज़ किया, कुछ नहीं इसमें नया जो पहले पढ़ा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बुक का, फिर आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद अगला क्वेश्चन भी बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का 2.8 क्वेश्चन बोल रहा है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, यानी नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है। ईच प्लेट्स हैज एन एरिया ऑफ, एरिया दिया है 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। तो डिस्टेंस दिया है 3 mm। 3 mm को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये जगह 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, मिलीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो जगह 10 की पावर -3 मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई T, है ना। एरिया दिया है 6 इंटू 10 की पावर -3, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ये इसकी SI यूनिट होती है, ठीक है। हमने पढ़ा भी था फर्स्ट चैप्टर में, SI यूनिट यही होती है, SI यूनिट यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो उसको इसमें रखना है SI यूनिट में, डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब देखो क्योंकि ये SI यूनिट मीटर में रखा है तो इसको हमने डिस्टेंस भी कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो ये जगह 3 इंटू 10 की पावर -3, -3 से -3 कट गया, 3 से 6 कट गया, ये 2 आया, तो ये 2 इंटू 4 था 8, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 8 16 17 7 1 कैरी, 2 8 16 1 17, तो यह आ जाएगा 17.708, 17.708 को 1 मान लेते हैं इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। ये आगे इसको लिखते हैं 17.71 इंटू 10 की पावर -12 फैराड ना, क्योंकि कैपेसिटेंस फैराड में आता है, तो लिखते हैं पिको फैराड, पिको मतलब 10 की पावर -12, ठीक है। ये आगे कैपेसिटेंस। अब बोल रहा है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, यानी वोल्टेज भी दे दिया है कितना 100 वोल्ट। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो चार्ज निकालना है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, C इज इक्वल्स टू क्या होता है Q बाय B, है ना। कैपेसिटेंस होता है चार्ज बाय पोटेंशियल, तो यहाँ से Q हो जाएगा C इंटू B। C हमने निकाला ये थोड़ी देर पहले 17.71 पिको फैराड, कुछ चेंज कर लो फैराड में, -12 इंटू V आ गया 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, है ना। तो जगह 17.1 पॉइंट देखो, जगह 17.71, है ना। 100 को लिखते हैं 10 की पावर 2, है ना। अब बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर -12 प्लस 2 -10, ठीक है। इसको और चाहो तो एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट करके इसको लिखते 1.77 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। चार्ज तो आता है यूनिट कूलम, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 1.77, अब 10 की पावर -9 को हम बोलते हैं नैनो कूलम, तो जाएगा चार्ज, ये चार्ज है, ये है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल है बुक्स में, ट्राई कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे भी अगले वीडियो में, बट ठीक है इतना, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब जितना हमको कैपेसिटर चाहिए, जरूरी नहीं है कि जो हमको कैपेसिटर मिला उतना ही कैपेसिटी का हो, तो कैपेसिटी अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको कंबाइन करते हैं सीरीज में या तो पैरेलल में अपने हिसाब से कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। अब देखो जो सीरीज में कैपेसिटेंस होता है ऐसे कनेक्टेड होता है ना, यानी इसका पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव अगेन, है ना। अभी कनेक्टेड होते हैं बैटरी से, ठीक है। अब देखो अगर कोई बैटरी से सारी कैपेसिटर डायरेक्ट कनेक्टेड है तो उस टाइम वोल्टेज सेम रहता है। देखो अगर जैसे कोई कैपेसिटर यहाँ पे ऐसे, ये कैपेसिटर है यहाँ पे, एक और कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है ना। अब देखो ये सारे कैपेसिटर अगर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव है। अगर ये सारे कैपेसिटर है, ये C1 है, C2 है, C3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है। अगर सारे कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, जैसे कोई ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी से, दोनों एंड इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके दोनों एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके दोनों एंड डायरेक्टली, तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इसमें इस केस में क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। अब देखो ये इस बैटरी से एक टर्मिनल से कटा है, मगर दूसरी तरफ दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड है, एंड ये दोनों कैपेसिटर से, एंड ये भी देखो एक कैपेसिटर और एक बैटरी, डायरेक्टली कोई कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ चार्जेस सेम रहेंगे, चार्जेस विल बी सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होगा सब कैपेसिटर के अलॉग में। यहाँ तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो जो नेट कैपेसिटेंस होता है, अगर हम बोलें पहला वाला तो है सीरीज कॉम्बिनेशन,
सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पार्ट ऑफ अदर कैपेसिटर एंड सो ऑन, है ना, इस तरह से सेटिंग होती है। तो लिख सकते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पार्ट ऑफ, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर कैपेसिटर, है ना, इस हिसाब से होता रहता है लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, चार्जेस सेम है, पोटेंशियल वेरी कर रहा है। तो हम कैपेसिटेंस लिखिए तो सी जो है, यहाँ पे क्या है, चार्जेस सेम है, पोटेंशियल अलग है। पोटेंशियल जो होगा, नेट पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा नेट पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे अलग अलग है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तो जो जितना बैटरी का पोटेंशियल है वो आ जाएगा। जहाँ तक हम V निकालें, देखो बताया है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, जहाँ से V क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। जहाँ पर लिखें तो V क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी इक्वल टू क्यू बाई सी। अब देखो ये नेट पोटेंशियल है, C1 है, सेकेंड वाले में C2 है कैपेसिटेंस, तीसरे वाले में कैपेसिटेंस C3। अब चार्जेस देखो सेम रहते हैं, चार्जेस सेम है, यहाँ से चार्जेस सारे कट जाएंगे, है ना, क्या बचेगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो कैपेसिटेंस जो होता है सीरीज में होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू सी। जैसे रेजिस्टेंस में होता है पैरेलल में, वही कैपेसिटेंस में सीरीज में होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब फिर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, जितने भी नेगेटिव पार्ट होते हैं कैपेसिटर के वो कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली, जितने भी पॉजिटिव पार्ट होते हैं कैपेसिटर के वो कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली पॉजिटिव से, जितने नेगेटिव पार्ट होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली नेगेटिव से। तो पॉजिटिव पार्ट या टर्मिनल जो भी लिखना है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और नेगेटिव पार्ट नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, चार्जेस अलग अलग होते हैं, यहाँ पे चार्जेस अलग अलग होते हैं। चार्ज जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो यहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा, अगर हम चार्ज निकालें तो Q क्या हो जाएगा, C इंटू वी, ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो C इंटू वी। क्या लिखते हैं, C इंटू वी इज इक्वल टू C V1 प्लस C वी तो सेम है ना, पोटेंशियल हाँ सेम है, तो C1 प्लस V1 C2 V प्लस C3। देखिए पोटेंशियल क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम है। तो अगर हम V को कॉमन ले लें तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V कॉमन आ गया, V से V कट गया, C क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये करते हैं, कैपेसिटर को प्लस करते हैं, सीरीज में उनका फ्रैक्शन को प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, नोट कर लें, इजी है वो। तो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो इस बार का जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से जो डेरिवेशन पार्ट है, यानी डेराइव करते हैं हम जो इक्वेशन, वो तो हट गया है। सो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बताए, तो फॉर्मूला को हम लोग को बस देखना है, फॉर्मूला क्या क्या है उसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को हम दिखा रहे हैं ई से, तो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर को दिखा रहे हैं ई से, तो ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2C, पहला फॉर्मूला। दूसरा E इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, और लास्ट होता है E इज इक्वल्स टू हाफ QB, हाफ QB। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला है एनर्जी स्टोरेज ना कैपेसिटर। होता क्या है, डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेटिंग। हमने पहले स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया तो पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो बस वही है। यहाँ पे कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऑब्वियसली चार्ज हो रहे हैं तो
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हमको चार्ज को लेके जाना है एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, तो जो वर्क डन होगा वही स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वही वर्क डन स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तब इस सारे टॉपिक पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल जैसे यही है, एक छोटा सा निकल लिखते, से बैटरी है, लेट्स से 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इसमें क्या है, कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, तो ये है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर, सारे के सारे कैपेसिटर 2 माइक्रो फैराड के। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, लेट्स से कि कैलकुलेट नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी इस नेट कैपेसिटेंस में, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो सिंपल है। अब देखो पहली बात तो करंट भेजना है। अब जहाँ पे करंट बढ़ रही है तो वो देखो, जैसे करंट यहाँ पे बढ़ रही है, करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, जहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हुई वहाँ पे वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब करंट यहाँ से गई, यहाँ पे करंट नहीं बढ़ी, तो ये क्या है, सीरीज में। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस, नाम देना चाहते सकते हो ए बी सी डी। तो ए और सी, ए बी सी कैपेसिटेंस इन ए बी सी लूप या ए बी सी सर्किट। ए बी सी सर्किट में कितना कैपेसिटेंस होगा, ये होगा देखो यहाँ पे करंट आई बढ़ी, यानी ये दोनों पैरेलल में, यहाँ से गई, यहाँ पे करंट नहीं बढ़ी, यहाँ पे करंट नहीं बढ़ती तो वो क्या होता है, सीरीज में। तो ये क्या है, सीरीज में। दो रूल याद रखना, यहाँ पे करंट आके बढ़ जाएगी, जहाँ पे करंट आई और बढ़ गई तो वो क्या हो गया, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। जहाँ पे करंट बढ़ गई वो हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे करंट बढ़ी पैरेलल, और जहाँ पे नहीं बढ़ी पता चलेगी वो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। कितना है, 1/2 प्लस 1/2, कितना हो गया 1 माइक्रो फैराड। 1/2 टू एलसीएम, 1 प्लस 1 2, 2/2 इक्वल टू 1 माइक्रो फैराड। तो ये आ गया हमारा 1 माइक्रो फैराड। तो चाहे तो इसको हम हटा के, इसको हटा के हम एक ही बना सकते हैं, एक ही कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैराड का। अब देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो अगर हम निकालें अलोंग एसी, एसी सर्किट में कितना है, कैपेसिटेंस सी हो जाएगा। देखो ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि करंट आई बढ़ गई, जब करंट बढ़ी दोनों में तो पैरेलल में जाएगा। तो पैरेलल में क्या होता है, सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2। पहला है C1 2 माइक्रो फैराड और C2 है 1 माइक्रो फैराड। तो कितना हो गया, 3 माइक्रो फैराड। तो अब इसको भी हम हटा के एक ही बना सकते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, एक कैपेसिटर जाएगा 3 माइक्रो फैराड। देखो करंट आई यहाँ से यहाँ पे, कहीं कहीं नहीं बढ़ी, देखो कहीं नहीं बढ़ी, तो ये क्या होगा, दोनों सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटर अलोंग, अभी कौन सर्किट है, अलोंग बी सी डी, अलोंग बी सी डी क्या होगा कैपेसिटर, ये हो जाएगा 1/C1, सॉरी 1/C1, 1/C। जब इसको रेस्पिरेट करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 1/C होता है। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 कैपेसिटेंस है ना, इसको रेस्पिरेट करेंगे तो 1/1 1 ही आएगा। तो ये तो सही है, ठीक है। तो 1/C1 प्लस 1/C2, तो C1 कितना है, 1/3 प्लस 1/2। तो 1/3 एल से मिल जाएंगे, 3 2 6, हो जाएगा 3 प्लस 2 जाएगा 5/6, ठीक है। कैपेसिटेंस देखो 1/C का आंसर निकला है, तो C को ऊपर करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, उल्टेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा 6/5, 6/5, 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 माइक्रोफैराड। तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 1/1.2 माइक्रोफैराड। तो ऐसे निकालते हैं कैपेसिटेंस। अब आगे बोले पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस निकाल लिए कोई सर्किट का, V दिया है, तो कैपेसिटेंस और V का फॉर्मूला यही, खाली चार्ज नहीं है नहीं तो चार्ज के वाला फॉर्मूला यही है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV², हाफ कैपेसिटेंस है 1.2 माइक्रोफैराड, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, हो जाएगा हाफ, कटेगा 0.6, तो हो जाएगा 0.6 इंटू 100 हो जाएगा 60, 0.6 इंटू 100 हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻⁻, इसको लिखते हैं 6 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स, ठीक है। तो ये क्या है, 6 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है। तो बस इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगली बार पढ़ेंगे करंट सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।